जय हिंद फ्रेंड्स। जेके एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैट्रिक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का है, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग सीरीज चलाएंगे। प्रत्येक सीरीज में 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे में सोशल साइंस का अलग, साइंस का अलग, ऐसे ही मैथ का अलग, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक सीरीज में 80 क्वेश्चन रहेगा। जिसमें सोशल साइंस का हम लोग 5 सीरीज चलाएंगे और प्रत्येक सीरीज में 80 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 8×40 यानी 400 क्वेश्चनों का सीरीज सोशल साइंस का रहेगा। ऐसे ही हम लोग साइंस का भी सीरीज देंगे आप लोगों को। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे में क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन हमारा कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1928 में। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। उसके बाद 3 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली में राष्ट्रवाद का जनक कौन है? इटली में राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन। इटली में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? नेपोलियन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? मेजनी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान होगा, जो वर्तमान है ना, यहाँ पर वर्तमान लिखेंगे। ठीक है, वर्तमान, देखिए गलती लिखा गया है। वर्तमान में कह रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो यूरोप। इटली और जर्मनी किस महादेश में है? तो यूरोप। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति, 10 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासक। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस ने किया? कह रहे हैं कि फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस ने किया? तो बोर्बो वंश। किस वंश ने? बोर्बो वंश ने। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? यूरोप का मरीज किस देश को? तुर्की को। ये जो यूर्की लिखा है ना, इसको तुर्की हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तुर्की को। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो टीपू सुल्तान ने। कौन? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान। अब कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचार से प्रभावित था? हेगेल। बिस्मार्क किस विद्वान के विचार से प्रभावित था? तो हेगेल। देखिए दोस्तों, ये मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है और इसको हम लोग 2-3 बार देखेंगे और इसको याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में हम लोग किसी प्रकार की दुविधा ना हो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख। उसके बाद वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ की।
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। उसके बाद कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज। उसके बाद कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, यहाँ पर मुख्य होगा, मुख्य लिखा है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। उसका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। संघ राज्य का उदाहरण कह अमेरिका और भारत। अमेरिका और भारत। संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है? यानी संविधान, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि धर्म, वंश, जाति पर भेदभाव का विरोध, यानी किसी व्यक्ति से धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था था किसका? तो लोगों का। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था था किसका? लोगों का। अब कह रहा 29 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। उसके बाद कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग साक्षर थे, यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो 64.6%। उसके बाद कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? यहाँ पर महिलाओं की होगा, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.68%। कितना है? 68%। उसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 64। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 64। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई को, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दलित और महादलित की पहचान से किस राज्य को माना जाता है? तो बिहार को। दलित और महादलित को किस राज्य को माना जाता है? तो बिहार। उसके बाद कह रहा है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 70 जो लिखा है गलत है, 1971 में हुआ था। नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र। नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश का अर्थशास्त्री कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उसके बाद कह रहा है धर्म को समुदाय का आधार मानने वालों को क्या कहते हैं? तो संप्रदाय। धर्म को समुदाय का आधार मानने वाले को क्या कहते हैं? संप्रदाय। बिहार में कितनी आबादी में पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है? यानी 5000। यानी पंचायत समिति बिहार में कह रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो 5000। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। उसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र। किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र। बिहार के विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। बिहार की विकास की सबसे बड़ी बाधा बाढ़, क्योंकि बाढ़ आकर बिहार की सभी फसलों को नष्ट कर देता है, इसीलिए बिहार की सबसे बड़ी बाधा बाढ़ होती है। बिहार की विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन का है बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि। यहाँ पर आधार होगा, ठीक है। आधार क्या है? कृषि। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, यानी 15 मार्च 1950। अब कह रहा है कि यहाँ पर योजना आयोग, यहाँ पर आयोग होगा, आयोग लिखेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि
भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यानी प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56, जो कि पीसी महालनोबिस पर आधारित थी ये योजना। उसके बाद कह रहा है 49 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1950 में। कह रहा है कि भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी यहाँ पर भारत लिखा है, इसको लिखे हम लोग पढ़ेंगे भारत, गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित, ठीक है। 51 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर अनुसार होगा, ठीक है, अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 121 करोड़। अभी लगभग 100 आपका 35 या 40 करोड़ के लगभग है भारत की कुल जनसंख्या। उसके बाद आते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से? ठीक है, हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं? औद्योगिक को। द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं औद्योगिक को, ठीक है। यानी औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि। और किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा। यानी प्रथम क्षेत्र हो जाएगा कृषि, द्वितीय औद्योगिक और तृतीय सेवा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी। इस पे पूंजीवादी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग को भंग कर किस आयोग, यहाँ पर आयोग होगा, ठीक है, किस आयोग की स्थापना किया गया? तो नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग को लाया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के सदस्यों में कुल संख्या कितने हैं? 8। उसके बाद कह रहा है 61 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की मृदा? 6 प्रकार की। और कृषि योग्य मृदा कौन है? तो जलोढ़ जो मृदा होती है वही, ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। तारापुर कहाँ है? मुंबई। तारापुर कहाँ है? मुंबई। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। उसके बाद 65 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। 66 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल बांध, ये भाखड़ा नांगल बांध होगा, ठीक है। उसके बाद 66 नंबर हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2001 के में, यहाँ पर होगा में, ठीक है। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन थे? तो 19.27%। उसके बाद कह रहा है कि भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? बरौनी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? बरौनी। उसके
उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक का भंडार कौन है। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में। डिगबोई कहाँ है, असम। ठीक है, डिगबोई कहाँ है, असम। उसके बाद 70 नंबर, भारत में किस खनिज का अभाव है। तो लेड, यहाँ पर होगा लेड यानी सीसा। सीसा यानी पीबी, प्लम्बम इसको बोला जाता है, प्लम्बम। 71 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है, रानीगंज। प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है, रानीगंज। ठीक है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जो कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला पीट। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो किस प्रकार की विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊ है। यहाँ पर धान, गेहूँ इत्यादि की खेती की जाती है, जलोढ़ मिट्टी। अब कह रहा है कि भारत में कोयले की सर्वप्रथम उत्पादन किस राज्य में, तो झारखंड में। क्षेत्र में भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है, राजस्थान में। सौर ऊर्जा की विकास की संभावना कहाँ है, तो राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 5 जून 1973। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है, 150। देखिए अब 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 1973 को मनाया जाता था, 1973 से मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 150। चलिए ऐसे ही हम लोग ये फर्स्ट सीरीज रहा। इस तरह हम लोग ऐसे और 4 सीरीज लाएंगे, जो कि 5 सीरीज रहेगा, और प्रत्येक सीरीज में 80 क्वेश्चन का संकलन रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग इसको खूब बढ़िया से देखेंगे और याद कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए छूटे ना। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही सोशल साइंस, साइंस, हिंदी इत्यादि जितने भी मैट्रिक एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सबका सीरीज लाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।